हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो शुरू करते हैं अपना जर्नल में। एक नया टॉपिक है स्पेशल एंट्रीज का। जैसे सिंपल हमने एंट्रीज अब तक लास्ट आपने जितने भी वीडियोस देखे उसमें सब क्लियर हो गया होगा। अब कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें हमने क्या करना होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। फर्स्ट हमारा है बैड डेट्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, पहले इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए बच्चों। जब हमने किसी से पैसे लेने हैं, पैसे किसे लेने होते हैं? डेटर से लेने होते हैं। तो जो हमारे डेटर्स होते हैं, जिनको हमने माल सेल किया है उधार में, या किसी भी रीजन से हमने उनसे पैसा लेना है, ठीक है, और वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं या इंसॉल्वेंट हो गए हैं या किसी भी रीजन से उन्होंने मना कर दिया है कि हम पैसा नहीं चुका सकते आपका, यानी कि अब वो हमारा पैसा क्या हो गया, अगर अब हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डूब गया है। ठीक है, यानी कि वो पैसा हमें अब नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। क्लियर हुआ है बैड डेट्स का मीनिंग? कि जो पैसा अब हमें रिकवर नहीं होगा। मार्केट में हमने किसी से कोई पैसा लेना था, सपोज हमने, एक पर्सन था रमेश, उससे हमने 10,000 रुपीज लेने थे, ठीक है, अब उसने मना कर दिया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो उसने मना कर दिया कि मैं आपके 10,000 नहीं दे सकता, तो वो हमारे 10,000 रुपीज क्या हो जाएंगे? बैड डेट्स हो जाएंगे। अब इस केस में क्या जन एंट्री बनेगी? बैड डेट्स पे नॉमिनल का रूल चलेगा। ठीक है, नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक तरह से हमारा लॉस हो गया, तो बैड डेट्स क्या होगा हमारी एंट्री में? डेबिट होगा। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और टू में क्या होगा? उस पर्सन का नाम आएगा जिससे आपने क्या करना था? पैसे लेने थे। ठीक है, तो उस पर्सन का जो भी नाम होगा वो अकाउंट जो है डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हमने अपने एग्जांपल में अभी देखा कि हमने पैसे लेने थे रमेश से, तो हमने क्या किया? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 10,000। किसी भी नाम से अगर आपने किसी भी पार्टी से हमने पैसा लेना है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू में उस पार्टी का नाम कर देंगे जिससे आपने पैसा लेना था और अब आपको नहीं रिकवर हो रहा। इसमें कंडीशन भी हो जाती है बच्चों। ये तो उस कंडीशन में है जब आपने जितना पैसा लेना था सारा डूब गया। ठीक है, आपने किसी से 10,000 लेने थे और 10,000 के 10,000 उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। अब कई बार क्वेश्चन जब आता है आपके पास, कंडीशंस आ जाती है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके 10,000 देने थे उसने, ठीक है, अब वो कहता है कि मैं 10,000 तो नहीं दे पाऊंगा और मेरे पास जो है 6,000 है, मैं आपके 6,000 पे कर सकता हूँ, ठीक है, बाकी मैं 4,000 आपके नहीं पे करूंगा। तो उस केस में क्या हुआ? हमें कैश मिल जाती है और कुछ हमारा पैसा जो है डूब जाता है। क्लियर है? तो इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। देखो, जो पैसा मिल गया यानी कि 6,000 बाइफ्रिफिकेशन हो गया ना 10,000 की, जो कस्टमर से हमने 10,000 लेना था उसमें से 6,000 हमारे पास कैश आ गया और 4,000 हमारा क्या हुआ? डूब गया। तो इस कंडीशन में जब कुछ परसेंटेज हमें मिल जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल चुका है, ठीक है, सपोज अभी एग्जांपल में हमें कितना मिल गया? 6,000 मिल गया। जो हमारा डूब गया उसके लिए हम लिख देंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना नहीं मिलेगा? 4,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल कितना लेना है हमने? सपोज हमने रमेश से लेना है तो रमेश का नाम हमें यहां पर आ जाएगा, तो कितना लेना हमने उसे? 10,000 लेना था। क्लियर है? ये किस कंडीशन में है? जब आपको कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ पैसा आपका डूब जाता है, तो टोटल हमेशा पार्टी के नाम के सामने जाएगा। उसमें से जितना कैश आपको रिकवर हो चुका है, जितना कैश आपको मिल चुका है, वो आप कैश अकाउंट में लिख दीजिए। जो आपको नहीं रिकवर होगा, जो आपका पैसा डूब गया है, उसके लिए क्या लिख देंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट लिख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है बच्चों? बैड डेट्स आपने समझ लिया क्या होता है? जब हमारा पैसा डूब जाता है। रिकवर्ड का मतलब वापस मिलना। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद, 2 साल बाद पर्सन की सिचुएशन ठीक हुई, वो इस हालत में है कि हमारे पैसे दे सकता है, तो वो हमारे पास आता है और कहता है कि आपके जो 4,000 में पहले नहीं दे पाया था, तो ये लीजिए आपके 4,000 रुपीज। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पर्सन की पोजीशन ठीक होने पर, फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक होने पर, वो हमारा जो डूबा हुआ पैसा होता है वो वापस भी मिल जाता है हमें। तो जिस कंडीशन में हमें जब वो बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे, बैड डेट्स वापस मिलेंगे, तो कैश आएगी हमारे पास। ठीक है ना? कैश आने पे क्या होती है? डेबिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब टू में क्या करना है बच्चों? टू में हमने पर्सन का नाम नहीं लिखना है। आप ये मत करना कि उसमें लिख देंगे कि रमेश से जो बैड डेट्स था वो रिकवर हुए हैं, तो आप कर दो कैश टू रमेश, कि रमेश से कैश आई है। नहीं,
क्योंकि रमेश का जो अकाउंट है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, हमने उसको जितने उसका ड्यू था हम उसके नाम के आगे डाल के खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो जब आपको बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो हम कैश मिलती है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में हमारा जाता है बैड डेट रिकवर्ड के नाम से, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है, समझ आया। जब पैसा डूब जाता है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है, टू पार्टी का नाम। जब हमें बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है तो हमारे पास क्या होगा, कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखना है बच्चों, बैड डेट्स रिकवर्ड लिखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना थर्ड, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। वो एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो ड्यू तो हो चुके हैं, यानी कि जिसके लिए आप लाइबल हो चुके हैं, जो आपने पे करने हैं बट अभी तक पे नहीं किए हैं, उनको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। जैसे जो सैलरी देते हैं हम, जैसे बिजनेसमैन है या अकाउंटेंट है किसी के, तो हमने जो एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है तो हम क्या हमेशा क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में पे होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की जो सैलरी है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक उसने वर्किंग कर ली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की जो सैलरी बनेगी वो कब पे करेंगे, हम अगस्त में पे करते हैं, कोई 1 को, कोई 2 को, कोई 7 को, कोई 9 को, कोई 10 को, यानी कि अगले महीने में पे होती है। तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जब तक उसको पे नहीं किया जाएगा। अब ये हर मंथ में तो जरूरी नहीं है, बट जब हमारा ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, उस कंडीशन में पेंडिंग रह जाती है 1 मंथ की सैलरी, क्योंकि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की जो सैलरी होती है वो तो अप्रैल में पे की जाएगी, पर अकाउंट्स कब क्लोज हो जाएंगे, 31 मार्च को क्लोज हो जाएंगे। तो उस टाइम ये हमें एडजस्टमेंट एंट्री डालनी पड़ती है कि अभी के लिए जो मार्च की सैलरीज हैं जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये आपको क्लियर है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हम क्या बनाएंगे, जो भी एक्सपेंस का नाम आपको दे रखा है उसको आपने डेबिट करना है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। जैसे आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हम क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। आपको दे रखा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हम क्या कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। आपको दे रखा आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो हम क्या कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। क्लियर, जो भी एक्सपेंस का नाम है आपने उस एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है। और क्रेडिट में क्या करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब एग्जांपल से समझिए, सपोज यहाँ पर क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर। अगर रेंट होता आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हम क्या एंट्री करते, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्योंकि हम जब पे कर देते हैं खर्चों को तब तो हम क्या लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना, बट जब पे नहीं किया तो कैश की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि दिस इज योर लायबिलिटी, आपने जो फ्यूचर में अभी पे करनी है। आई थिंक क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट करते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, नाम से पता लग रहा है, प्री मतलब पहले, पेड का मतलब देना। जो खर्चे, जो एक्सपेंस आप एडवांस में पे कर देते हो उनको क्या बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, सपोज बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, तो मेनली वो कितने टाइम के लिए दिया जाता है, 12 मंथ्स के लिए पे किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 1 जुलाई 2025 को इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, अपनी बाइक का, तो 1 जुलाई 2025 से मैंने जो पेमेंट की होगी वो कब तक के लिए की होगी, 30 जून 2026। क्लियर है, क्योंकि इंश्योरेंस हमेशा कितने टाइम का होता है, 12 मंथ का होता है। अब जब मैंने 1 जुलाई को इंश्योरेंस में पे किया होगा पैसा, उस टाइम तो मैंने क्या किया होगा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही किया होगा ना। तो जब हम खर्चे पे करते हैं उसके लिए तो हम क्या करते हैं, टू बैंक कर देते हैं। लाइक इस केस में जो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना, मैंने इंश्योरेंस कराया है 1 जुलाई को, मैंने जो 1 जुलाई 2025 को जब इंश्योरेंस कराया होगा तो उस टाइम मैंने इंश्योरेंस के लिए क्या एंट्री पास की होगी अपने अकाउंट्स बुक में, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू
अब कैश से पेमेंट की होगी तो कैश लिख देना, अगर चेक से प्रीमियम की है तो किस में चला जाएगा, बैंक से चला जाएगा। सपोज हम आज के टाइम में सब किससे करते हैं, बैंक से ही पेमेंट करते हैं ना, तो हमने ये एंट्री की होगी। 1 जुलाई को जब मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम कराया तो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक किया होगा। अब जब ये अकाउंट क्लोज होंगे 31 मार्च 2026 को, ठीक है, जब ये 31 मार्च 2026 को हमारा अकाउंट क्लोज होंगे तो हमारा इस साल का एक्सपेंस कितना होना चाहिए, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का होना चाहिए। पर जो हमने पेमेंट दे रखी है इंश्योरेंस कंपनी को, वो कब तक की दे रखी है, वो हमने 30 जून 2026 तक की दे रखी है। समझ आ रहा है लॉजिक बेटा? तो मार्च के बाद 31 मार्च के बाद अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून का मंथ, 3 महीने का हमने जो इंश्योरेंस है वो प्रिपेयर कर रखा है, हमने अगले साल के लिए एडवांस में पे कर रखा है। क्लियर हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे करते हैं, कि इंश्योरेंस सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है वो 12 मंथ्स के लिए होता है और ये कंपलसरी नहीं है कि हम 1 अप्रैल को ही इंश्योरेंस कराएं, इंश्योरेंस हम साल में कभी भी करा सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने इंश्योरेंस कराया होगा वो पैसा आपने 12 मंथ के लिए पे किया है। अब 31 मार्च को जितने मंथ कंप्लीट हो गए वो तो आपका उसी साल का एक्सपेंस है, वो तो प्रीपेड नहीं है। बट 31 मार्च के बाद आगे के अगले साल में देखना है कि कितने मंथ के लिए आपने वो एडवांस पे कर रखा है, तो वो आपका क्या बन जाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस बन जाता है या प्रीपेड एक्सपेंस बन जाता है। और ये हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है और इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट्स कैसे होती है, क्योंकि अब हमने उस एक्सपेंस के लिए पे तो कर रखा है पर हमने उसका सिर्फ बेनिफिट यूज करना है, बेनिफिट ही लेना है। तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी आपकी, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम अब 31 मार्च को जो 3 महीने का एडवांस होगा उसके लिए हमारी बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। सॉरी, क्लियर, कि जब हमने वो एक्सपेंस पे करते हैं तो उस टाइम पे हमारी एंट्री बनती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब 31 मार्च को हमें उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी उसके लिए हम वो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। वो एक्सपेंस का नाम जो भी होगा तो प्रीपेड वो उस एक्सपेंस का नाम, टू में उस एक्सपेंस का नाम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा है डेप्रिसिएशन। क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स यूज करते हैं, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है, टाइम पास होता जाता है, या जैसे जैसे हम उसे यूज करते हैं तो उस एसेट्स की वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती जाती है। तो जो वैल्यू कम होती है दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। टियर एंड वियर की वजह से या पैसेज ऑफ टाइम की वजह से या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से, किसी भी वजह से जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज होती है, ठीक है, तो जो डिक्रीज का अमाउंट होता है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए आपकी क्या जनरल एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सॉरी, क्लियर, कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ये जो एक्सपेंस है हम किसी को कैश में नहीं पे करते इसलिए हम कैश वर्ड नहीं लिखते, इससे सिर्फ हमारी क्या होती है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए हम एसेट्स को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। क्लियर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना 6th हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश लगाई थी उसको बोलते हैं कैपिटल। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अपनी अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है, दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन को पे करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं ना, तो बिजनेसमैन को क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तो हमें मिल रहा है तो इनकम होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप बिजनेस या फर्म के अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हो,
ठीक है ना। आप बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हो, ना कि बिजनेसमैन के। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। इसलिए जब बिजनेसमैन ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया था बिजनेस के अंदर, तो हमने उसको क्या माना था, लायबिलिटी रखा था। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब होता है जो पैसा हमने लोगों का पे करना होता है। तो कैपिटल हमारा लायबिलिटी की साइड में गया था कि ये पैसा हमने बिजनेसमैन को वापस करना है, ये उसका हमने एज ए लोन की तरह लिया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिजनेसमैन को। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम कैश में नहीं पे करते, ये हम कैपिटल में ही एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या एंट्री बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या होता है ड्राइंग। बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए जो भी कैश विड्रॉ करता है बिजनेस में से, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि ड्राइंग जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है, उसके ऊपर वो ड्राइंग फर्म इंटरेस्ट जो है फर्म को पे करेगा। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, और इनकम पर नॉमिनल का रूल डेट इज क्रेडिट। ठीक है, अब वो कैश नहीं पे करेगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है। सिर्फ बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम होना चाहिए, ठीक है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस होना चाहिए। क्लियर, बट ऐसा नहीं है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना बच्चों, फर्म को बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा, इसलिए वो एक्सपेंस है, इस वजह से वो डेबिट होता है। और क्योंकि हम ये खर्चे कैश में नहीं करते, कैपिटल में इफेक्ट डाल देते हैं। इस तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेसमैन किसको देगा, फर्म को देगा, यानी कि बिजनेस में आएगा ये पैसा, तो ये इनकम है। अब कैश के रूप में नहीं आता, ये इसमें एडजस्टमेंट डाल देते हैं, हम ड्राइंग में एडजस्टमेंट डाल देते हैं। क्लियर है। एक आपकी स्पेशल एंट्री होती है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस आपने किए हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस कब किए हैं आपने, ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आ जाए, परचेज ऑफ मशीनरी पर भी कोई एक्सपेंस है वो भी इसमें आ जाएगा, एंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्लियर है बच्चों। अभी पहले तो इसको टॉपिक को समझो, उसके बाद जनरल एंट्री पे आएंगे। अगर आपने कोई फिक्स असेट्स परचेज की है, ठीक है, फिक्स असेट्स याद रखना, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कोई भी आपने फिक्स असेट्स अगर परचेज करी है, या जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपके परचेजिंग के, इंस्टॉलेशन के या कंस्ट्रक्शन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हमने फिक्स असेट्स के अकाउंट में ही एड ऑन करना होता है। मतलब उसके लिए आपने कोई अलग से अकाउंट नहीं ओपन करना। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मैंने सेकंड हैंड मशीन परचेज की है, ठीक है, और जब मैंने परचेज की तो मुझे उसे रिपेयर भी करानी पड़ी। मैंने 5 लाख की मशीनरी परचेज करी और 20,000 मैंने उस पर रिपेयर पे लगा दिए। अब वो मशीनरी मुझे कितने में पड़ी, 5,20,000 में। तो यानी कि जब मैं जनरल एंट्री बनाऊंगी तो मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख नहीं करूंगी, कितना करूंगी, 5,20,000 करूंगी। यानी कि 20,000 जो रिपेयर पर दिए हैं उसके लिए अलग से रिपेयर अकाउंट नहीं खोला जाएगा। क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए मैंने मशीन परचेज करी है, और मशीन परचेज करने के टाइम मैंने कोई किराया दिया है, कैरेज पे किया है, तो वो मेरा सारे का सारा अमाउंट किस में जाएगा, मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होगा। बिल्डिंग हम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें टिम्बर है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, तो सबके लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोलेंगे कि सीमेंट अकाउंट डेबिट इतने का, ब्रिक्स अकाउंट डेबिट इतने का, नहीं, सभी का सभी जो अमाउंट है वो टोटल होके किस में आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी अगर आप फिक्स असेट्स परचेज करते हो या जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पर, स्टार्टिंग के टाइम पर जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब उस फिक्स असेट्स में ही एड ऑन होंगे, और उसी फिक्स असेट्स का अकाउंट जो है डेबिट होगा। क्लियर है। उसके लिए बाकी आपने कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है। अब जैसे जो भी हमारी फिक्स असेट्स है वो क्या होगी, हमारी डेबिट हो जाएगी। फिक्स असेट्स क्या हो गई, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट हो गया। और 2 में जैसे भी आपने पेमेंट की है, अगर कैश में पेमेंट की है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर आपने बैंक से पेमेंट की होगी तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। यानी कि उन एक्सपेंसेस के लिए जो इंस्टॉलेशन के टाइम या परचेजिंग के टाइम, सिर्फ फिक्स असेट्स की परचेजिंग के टाइम की बात हो रही है बच्चों, उसको आपने अलग से यहाँ एक्सपेंस नहीं ओपन करना है, उनका अकाउंट नहीं ओपन करना है, वो सारे का सारा जो अमाउंट है किस में चला जाएगा, फिक्स असेट्स में चला जाएगा। ठीक है।
अब ये याद रखना बच्चों, फिक्स असेट्स के लिए बोला गया है अगर गुड्स परचेज के टाइम वो कोई एक्सपेंस दे देता है तो उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन करना होता है। जैसे हमने गुड्स परचेज की है और हमने एक्सपेंस भी पे किया कैरिज का, तो उसके लिए हम बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी कंडीशन है, ठीक है। तो उसमें जो गुड्स परचेज की वैल्यू होगी परचेज के सामने आएगी, कैरिज की वैल्यू जो एक्सपेंस की वैल्यू है वो कैरिज के सामने आएगी, ठीक है। बट फिक्स असेट्स के केस में ऐसा नहीं होता, हम कैरिज के लिए या किसी भी रिपेयरिंग के लिए अलग से अकाउंट नहीं खोलते, वो उसी फिक्स असेट्स में जाता है, ठीक है। पर ये बात कंडीशन याद रखना, ये आपके परचेजिंग के टाइम की कंडीशन है, जब आपने जो ये फिक्स असेट्स है इसको परचेज किया या कंस्ट्रक्ट किया उस टाइम की कंडीशन है। अगर आपने परचेज मान लीजिए किया, उसके 1 साल बाद 2 साल बाद आप रिपेयर करा रहे हो उस मशीनरी को या बिल्डिंग को या किसी भी चीज को, फिर उसके लिए वो एक्सपेंस अकाउंट खुलेगा। अगर आपने मशीन जब परचेज करी 1 साल पहले करी, सपोज 1 साल बाद आप उसकी रिपेयर करा रहे हो, फिर आप मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ में आया कि आपके कौन से एक्सपेंस उस एसेट्स में जाते हैं जब वो परचेजिंग के टाइम के एक्सपेंस होते हैं। अगर उसके बाद की अगर कोई एक्सपेंस दिया है रिपेयर का, कैरीज का, किसी भी चीज का, तो आपने उसके लिए फिर वो अकाउंट ओपन करना है। और अगर गुड्स परचेज होती है तो उसके लिए भी एक्सपेंस जो अकाउंट होंगे वो ओपन होंगे। आई थिंक क्लियर है? तो एक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जितने ये कंसेप्ट आपको स्पेशल एंट्रीज के बताए हैं, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इस वीडियो में टर्न है आपके लास्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था उसके सॉल्यूशन की। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो रीड करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बैलेंसेस दिए हैं इन द बुक्स ऑफ राहुल ऑन 1 अप्रैल 2024 को। बैलेंसेस किस किस के हैं? कैश के, कैश असेट्स होती है, ओपनिंग बैलेंस है ना बच्चों। ओपनिंग बैलेंस में याद होगा आपको क्या करना था, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं इनको आपने डालना है अपनी जर्नल एंट्री में। कैश अकाउंट कहाँ जाएगा? डेबिट में, असेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है। इसको असेट्स में मत डाल देना, ये आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगा, मतलब 2 में जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर्स आपकी असेट्स यानी कि डेबिट में जाएंगे, बिल्डिंग असेट्स डेबिट में जाएगा, कंप्यूटर असेट्स डेबिट में जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका बन जाएगा, दिस वन इज योर ओपनिंग एंट्री। कैश, डेटर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सब डेबिट किया आपने। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट किया, जब आपने इसके टोटल में से ये माइनस किया तो आपके पास बैलेंस बच गया 66,000। और क्रेडिट में अगर बैलेंस बचता तो उसको क्या लिखते हैं? कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, असेट्स एंड लायबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट आपने अप्रैल 5 को कैश डिपॉजिट कराई है बैंक में 10,000 रुपीज की, तो क्या बनेगा आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट 8 अप्रैल की एंट्री, गुड्स परचेज की है 7,000 की, पेमेंट चेक से की है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट 10 अप्रैल में गुड्स सोल्ड की है आपने 10,000 की, अमाउंट जो है वो डिपॉजिट इनटू आवर बैंक अकाउंट डायरेक्टली बाय द कस्टमर। कस्टमर ने सीधा जो 10,000 रुपीज थे वो हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सैलरी नेक्स्ट है, सैलरी पेड की है बाय चेक 2,000 रुपीज टू मोहन, ठीक है। मोहन को सैलरी पे की है। अब क्या बनेगा? मोहन टू बैंक मत कर देना बच्चों, सैलरी किसी भी पर्सन को दी हो, ठीक है, वो आपने क्या करना होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है, ठीक है। ये आपका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस वन इज फर्स्ट एंट्री का, ठीक है, एंड दिस वन इज लास्ट। इसमें एक काम आपके लिए बच्चों, इसमें टोटल जो है वो आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। यहां पर जो टोटल होगा यू कैलकुलेट योरसेल्फ। क्लियर है? सबका टोटल ही करना है, जिसमें ये जो है दिस वन साइड और जो ये वाली साइड है, इन सबको टोटल करके इधर, और जो क्रेडिट की है ये वाली साइड और ये वाली साइड, सारी टोटल करके इधर। क्लियर? तो आई होप आपको आज का जो कंटेंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।